शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, जहां बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा गबन मामले में एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। एसआईटी टीम ने बद्रीनाथ मंदिर पहुंचकर निरीक्षण किया और शिकायतकर्ता युद्धवीर पुष्पवंत से पूछताछ की। जांच के तहत मंदिर समिति से पिछले 3 सालों के वित्तीय रिकॉर्ड तलब किए गए हैं और इसके साथ ही मंदिर परिसर की पूरी सीसीटीवी फुटेज, नियुक्तियों और ड्यूटी रोस्टर का ब्यौरा भी मांगा गया है। वीआईपी दर्शन की रसीदों का रिकॉर्ड और प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति से जुड़ी जानकारी भी जुटाई जा रही है। एसआईटी मामले के हर पहलू की गहन जांच जारी है। तो ये खबर बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर, जहां एसआईटी ने जांच अपनी देखिए तेज कर दी है। एसआईटी टीम ने बद्रीनाथ मंदिर पहुंचकर निरीक्षण किया और शिकायतकर्ता युद्धवीर पुष्पवंत से पूछताछ की। और देखिए, जांच के तहत मंदिर समिति से पिछले 3 सालों के वित्तीय रिकॉर्ड तलब किए गए हैं और इसके साथ ही मंदिर परिसर की पूरी सीसीटीवी फुटेज, नियुक्तियों और ड्यूटी रोस्टर का ब्यौरा भी मांगा गया है। और इसी के साथ वीआईपी दर्शन की रसीदों का रिकॉर्ड और प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति से जुड़ी जानकारी भी इसी के साथ जुटाई जा रही है। एसआईटी मामले की हर पहलू की गहन जांच कर रही है। तो लगातार बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा गबन मामले को लेकर एसआईटी की जांच जारी है और देखिए, एसआईटी ने अब अपनी जांच जो है वो तेज कर दी है। टीम ने बद्रीनाथ मंदिर पहुंचकर देखिए मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और शिकायतकर्ता युद्धवीर पुष्पवंत से भी टीम ने पूछताछ की। और इसके साथ ही मंदिर परिसर की पूरी सीसीटीवी फुटेज, और राज्य के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखाई देने लगा है। बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर है। त्रिवेणी घाट पर गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा के बेहद करीब पहुंच गया है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के मद्देनजर गंगा घाटों पर जल पुलिस, एसडीआरएफ और आपदा राहत दल के जवान तैनात किए गए हैं। नैनीताल में लगातार हो रही बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। 7 नंबर क्षेत्र और सिलवटन होटल के पास पहाड़ी से मलबा गिरने के बाद प्रशासन जो है वो अलर्ट हो गया है। 11 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। और वहीं देखिए, रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के बीच यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। डेंजर जोन पर वाईएमएफ, डीडीआरएफ, आपदा मित्र और सेक्टर अधिकारियों की टीमें तैनात हैं। राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से भूस्खलन और कई सड़कें बंद हो गई हैं। आईएमडी ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और पौड़ी गढ़वाल में बादल आफत बनकर बरस रही हैं। तो राज्य में लगातार देखिए मॉनसून का दौर जारी है, बारिश का दौर जारी है। जगह जगह भूस्खलन, सड़क मार्ग जो हैं वो देखिए बाधित हो गए हैं। आईएमडी ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं, ऋषिकेश, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, देहरादून से ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। ऋषिकेश में देखिए किस तरीके से गंगा नदी का जलस्तर देखिए अपने उफान पर है। और वहीं नैनीताल में भी देखिए भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं और इसी तरह रुद्रप्रयाग में भी। और वहीं देहरादून की बात की जाए तो यहाँ भी देखिए लगातार बारिश का दौर जारी है। तो ये तस्वीरें सीधा ऋषिकेश, नैनीताल, रुद्रप्रयाग और देहरादून से आपको दिखा रही हैं। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से राज्य की विकास यात्रा में सहयोग करने की अपील की। सीएम धामी ने कहा कि कॉरपोरेट समूह उत्तराखंड में सीएसआर के माध्यम से शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, सड़क सुरक्षा और ग्राम विकास जैसे क्षेत्रों में अहम योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्य होने की वजह से उत्तराखंड की विकास चुनौतियां अलग हैं और इस वजह से ऐसा विकास जरूरी है जो पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन दोनों को बढ़ावा दे। कार्यक्रम में कई कंपनियों के साथ एमओयू भी हुए और नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा भी की गई।
तो देखिए, उद्योगों से सीएम धामी ने एक अपील की है। सीएसआर के जरिए विकास पर देखिए जोर दिया गया है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने पिथौरागढ़ में नन्ही परी संस्थान को 3 हेक्टेयर भूमि देने, तकनीकी शिक्षा से जुड़े भूमि हस्तांतरण और रिवर राफ्टिंग और कायाकिंग संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। और इसके अलावा पीएम पोषण योजना के तहत मिड डे मील व्यवस्था, कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ, कुंभ ऑडिट के लिए पदों के सृजन समेत कई प्रशासनिक फैसले लिए गए। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, इसमें 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। इस बैठक के बाद सीएम धामी के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने इन सभी फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने पिथौरागढ़ में नन्ही परी संस्थान को 3 हेक्टेयर भूमि देने और इसी के साथ तकनीकी शिक्षा से जुड़े भूमि हस्तांतरण और रिवर राफ्टिंग और कायाकिंग संशोधन नियमावली 2026 को भी मंजूरी दे दी है। और इसी के अलावा पीएम पोषण योजना के तहत मिड डे मील व्यवस्था, कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ, कुंभ ऑडिट के लिए पदों के सृजन समेत कई प्रशासनिक फैसले लिए गए। वर्तमान में संस्थान में 5 पाठ्यक्रम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं नवीन पाठ्यक्रम बीसीए संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, ये AICTE के मानकों के अनुरूप इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना हेतु कुल 3 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित भूमि से जो आवंटन किया जाना है उसमें छात्र छात्राओं के छात्रावास, निदेशक आवास, अतिथि, फैकल्टी एवं स्टाफ के रेजिडेंट क्वार्टर, स्पोर्ट्स, विभिन्न प्रकार के प्लेग्राउंड, ऑडिटोरियम एवं नवीनतम आधुनिक जो हमारी लैब होती है उनका संचालन किया जाना है। इस हेतु जो नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान है, कुल 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम से हस्तांतरण का प्रस्ताव था। और वहीं देहरादून में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी SIR को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि SIR के अगले चरण में मतदाताओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। मानसून के दौरान पहाड़ी इलाकों में आवाजाही प्रभावित होने की संभावनाओं को देखते हुए ERO और AERO की सुनवाई के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। कैंपों में बिजली, पानी, इंटरनेट, स्कैनर और फोटो कॉपी जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दस्तावेज सत्यापन के लिए संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। तो देहरादून में SIR को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने मंडलायुक्तों और जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि SIR के अगले चरण में मतदाताओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। मानसून के दौरान पहाड़ी इलाकों में आवाजाही प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए ERO और AERO की सुनवाई के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे और इन कैंपों में बिजली, पानी, इंटरनेट, स्कैनर और फोटो कॉपी जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। और इसी के साथ दस्तावेज सत्यापन के लिए संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। मॉनसून सीजन के बीच शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि पूरे यात्रा मार्ग की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। मॉनसून में भूस्खलन और सड़क अवरोध जैसी परिस्थितियों को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कांवड़ यात्रियों से पहाड़ी इलाकों में सावधानी बरतने, यातायात नियमों का पालन करने और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। तो देखिए, राज्य में
मॉनसून का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और इसी दौरान देखिए अब कावड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है और इसको लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि पूरे यात्रा मार्ग की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। मॉनसून में भूस्खलन और सड़क अवरोध जैसी परिस्थितियों को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। कि उस दौरान भी हम लोग पूरी तरीके से कावड़ यात्रा को मॉनिटर करेंगे, चूँकि मानसून और कावड़ यात्रा भी एक साथ ही होंगे। ऐसी परिस्थिति में जो कावड़ लेकर के हमारे तीर्थयात्री आते हैं उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है और चूँकि लैंडस्लाइड इत्यादि की संभावना भी बनी रहती है तो उनको भी मेरा ये विशेष आग्रह है कि पहाड़ों पर जब ट्रैवल करें तो यातायात नियमों का पालन करें। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारी ब्यूरो चीफ स्मिता चौहान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो स्मिता, जैसा कि देखिए राज्य में मानसून का दौर जारी है, बारिश का दौर जारी है और ऐसे में अब कावड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है यात्रा को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि अब 30 जुलाई से जो है वो कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है और पहले से ही जो है प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है, जिसके चलते हजारों लाखों श्रद्धालु जो है प्रदेश का रुख कर रहे हैं। और जब कावड़ शुरू होता है, जब सावन शुरू होता है तो उत्तराखंड की छटा और जो परिदृश्य होता है वो बिल्कुल ही भगवामय हो जाता है। भोले की भक्ति में श्रद्धालु जो है यहाँ पर सराबोर नजर आते हैं। तो ऐसे में प्रशासन की जो जिम्मेदारियां हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पर एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती होती है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें यातायात को भी व्यवस्थित करना होता है ताकि कावड़ में आने वाले श्रद्धालु जो हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, जो स्थानीय लोग हैं, जो पर्यटक हैं, उन्हें किसी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। इन तमाम चीजों को लेकर प्रशासन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां जो है वो चाक चौबंद कर ली है, जिसके लिए हर बार की तरह इस बार भी जो रूट है वो डाइवर्ट किया जाएगा, रूट प्लान तैयार किया जाएगा। सुरक्षा की जो व्यवस्था है उन्हें चाक चौबंद की जाएगी। जल पुलिस हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, इन्हें एक बार फिर सतर्क रहने को कहा जाएगा। हालांकि पहले से ही सतर्क है, लेकिन कावड़ यात्रा के दौरान इन्हें और ज्यादा एहतियात के तौर पर 24 घंटे मुस्तैद रहने के जो आदेश है वो दे दिए जाएंगे। तो इस तरह से जो पूरी व्यवस्था है वो यहाँ चाक चौबंद की गई है, चाहे उनके रुकने की व्यवस्था हो, उनके भोजन की व्यवस्था हो, रास्तों को दुरुस्त करने की व्यवस्था हो। इन तमाम चीजों पर जो है प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जी बिल्कुल स्मिता, जैसा कि राज्य में चारधाम यात्रा भी जारी है और इसी बीच अब देखिए कावड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु और यात्री जो हैं वो उत्तराखंड पहुंचते हैं, तो प्रशासन ने यात्रियों से क्या कुछ अपील की है? देखिए, यात्रियों से उनकी यही अपील है और यात्रियों के लिए उनकी यही व्यवस्था है कि जो यात्री यहाँ, जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, उनके रुकने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर पुख्ता की जाएंगी, उनके रहने की, उनके खाने पीने की, क्योंकि जब कावड़ यात्रा शुरू होती है तो पूरी तरह से सात्विक भोजन की बात यहाँ की जाती है और गंगा जमुना जो तहजीब है वो यहाँ देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि ऐसी चीजें यहाँ देखने को नहीं मिलती हैं। जो मुस्लिम होते हैं वो भी यहाँ पर बाकायदा जो है भोले के भक्तों का जो है स्वागत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। पानी की व्यवस्था यहाँ की गई है, शौचालयों की व्यवस्था की गई है। जो लोग गंगोत्री से या यमुनोत्री से जो है जल लेकर आते हैं उनके लिए जो व्यवस्थाएं, जो रूट है वो पूरी तरह से तैयार किया गया है। डॉक्टर्स की टीम यहाँ तैनात की जाती है ताकि अगर किसी श्रद्धालु की तबियत बिगड़े तो उसे तुरंत स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सके, ताकि वो अपनी कावड़ यात्रा जो है वो निरंतर जारी कर सके और किसी तरह की कोई तकलीफ या परेशानी उसे ना आए। जी चलिए, धन्यवाद स्मिता इस पूरी ही खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। चमोली में श्री हेमकुंड साहिब यात्रा 2026 में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाली एटीएस उत्तराखंड पुलिस की टीम को सम्मानित किया गया। 19 मई 2026 से यात्रा मार्ग पर तैनात एटीएस जवानों ने पीक सीजन में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पूरी सावधानी और जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी निभाई। यात्रा ड्यूटी पूरी होने पर श्री हेमकुंड साहिब पर देखिए जो यात्रा है वो लगातार सुचारू रूप से जारी है।
और वहीं विश्व धरोहर फूलों की घाटी में इस साल पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1 जून से 10 जुलाई तक 10,141 पर्यटक घाटी पहुंच चुके हैं। इनमें 10,097 भारतीय और 44 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। पिछले साल इसी अवधि में 5,172 पर्यटक ही घाटी पहुंचे थे। पर्यटकों की बढ़ी संख्या का असर पार्क की आय पर भी दिखने लगा है। इस साल 10 जुलाई तक पार्क प्रशासन को 18,39,000 का देखिए राजस्व प्राप्त हुआ है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रहा सेवा, सुशासन और समर्पण पखवाड़ा जन समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। 4 से 9 जुलाई तक राज्य भर में आयोजित 73 जनसेवा शिविरों में 64,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इन शिविरों के जरिए 21,908 लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया, जबकि 5,567 शिकायतें और प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 4,901 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो जनता के बीच जाकर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। और वहीं पौड़ी गढ़वाल में हरेला महाअभियान और सेवा सप्ताह के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने अधिकारियों के साथ बैठक करके विभागवार तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने 13 जुलाई तक सभी तैयारी पूरा करने, पौधारोपण स्थलों के चयन, जियो टैगिंग, पौधों और टी गार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हरेला पर्व को लेकर क्योंकि 16 जुलाई को भी मनाना है, तो इसमें सभी विभागों के साथ में बैठक भी कर ली गई है और उनको जो भी आवश्यक निर्देश हैं कि हमारे ट्री गार्ड की कितनी आवश्यकता है, कितनी पेड़ों की आवश्यकता है, या उसके गड्ढा खुदान आदि के कार्य ये पूर्व से कर लें, तो इन सभी के बारे में बता दिया गया है। उनको कुछ एक ये भी स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया गया है कि इसको ऐसी जगह को ही चिन्हित करें जहाँ पे उसकी रख रखाव प्रॉपर्ली की जा सके, तो उसका भी ये डिटेल्ड प्लान अभी हमें बनाकर देंगे। और बाकी अन्य तैयारियाँ जो उनके स्तर से होनी है, सबको मोबिलाइज करना है या रिसोर्स मोबिलाइजेशन वो कर लिया गया, और साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इसके लिए एक स्पेशल कॉल सेंटर भी बनाया जाए। और इसी बीच चमोली के कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क का हिस्सा टूटने से यातायात बाधित हो गया था। थाना थराली क्षेत्र के अंतर्गत नारायणबगड़ में सड़क क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद संबंधित कार्यदायी संस्था ने तत्काल कार्रवाई की। सड़क मार्ग को सुचारू करने के लिए मरम्मत कार्य किया गया, जिसके बाद आवाजाही फिर से शुरू हो गई। पुलिस और प्रशासन की ओर से यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। मानसून के दौरान संवेदनशील मार्गों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। और वहीं रुद्रपुर में सालों से चली आ रही जल भराव की समस्या से अब राहत मिलने की उम्मीद जाग गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली व्यय वित्त समिति ने करीब 786.73 करोड़ रुपए के मास्टर ड्रेनेज प्लान को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत 61 नए नाले, 67 किलोमीटर ड्रेनेज नेटवर्क और 5 पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पहले चरण में 441.79 करोड़ रुपए से काम शुरू किया जाएगा। और देखिए इसी बीच सीएम धामी लाइव है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। कि आज लोक संवर्धन पर्व कार्यक्रम के अवसर पर हम सबके बीच में जिनका सानिध्य हम सबको मिल रहा है, मंच पर विराजमान हमारे देश के यशस्वी, ऊर्जावान एवं कर्मठ केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य विभाग के मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री, आप देखते होंगे संसद का सत्र जब भी चलता है तो आदरणीय किरण जी उसमें केंद्रीय भूमिका में दिखाई देते हैं। आदरणीय किरण रिजिजू जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी आदरणीय खजानदास जी, डॉक्टर श्री वत्स कृष्णा जी, सचिव अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार, श्री SP राय जी, संयुक्त सचिव अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार, डॉक्टर पराग मधुकर धकाते जी, विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखंड, श्रीमती आभा रानी जी, CMD, और सामने बैठे हुए हमारे डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी जी, जो हमने अभी अल्पसंख्यक शिक्षा में
जो प्राधिकरण बनाया है उस प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष के नाते काम कर रहे हैं। एक बार खड़े हो जाइए, सब लोग आपको देख लेंगे। डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी जी और डॉक्टर विनय रोहेला जी, हमारे दोनों महामंत्री श्री कुंदन जी और तरुण बंसल जी, और उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ विभिन्न बोर्डों में और निगमों में श्री श्याम अग्रवाल जी, श्री बलजीत सोनी जी, और इधर धीरेन्द्र पवार जी, डॉक्टर संतोष खंडूरी जी, हमारे बहुत सीनियर लीडर श्री विश्वास डावर जी, अभी तक जिन्होंने बड़ी अच्छी जिम्मेदारी संभाली, मुफ्ती समून काजमी जी, बारसी जी, और हमारे गौड़ जी समेत उधर हमारे सादाफ शम्स जी, और हमारे उसके हज कमेटी के चेयरमैन खतीब भाई, और सभी उपस्थित यहाँ पर। अब मैं सबका नाम लेना महज औपचारिकता होगी। डॉक्टर यूनुस खान जी, चंद्रशेखर जोशी जी, देवियों एवं सज्जनों, मीडिया के हमारे सभी मित्रों, मैं आप सभी का इस विशिष्ट कार्यक्रम में देश प्रदेश और विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हमारे सभी प्रतिभाशाली शिल्पकार भाइयों बहनों, पाक कला विशेषज्ञों, युवा साथियों तथा यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज उत्तराखंड के लिए बहुत ही गर्व का अवसर है कि देहरादून की इस ऐतिहासिक धरती पर लोक संवर्धन पर्व प्रारंभ हो रहा है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लोक संवर्धन पर्व के आयोजन के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ साझेदारी करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। तो फिलहाल के लिए इसी के साथ बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।